दोस्तों तस्वीर में जो महिला दिख रही है इसी के पति के मौत का बदला दिल्ली धमाका है। सही सुन रहे हैं, इसने अपने पति के मौत का बदला दिल्ली धमाकों से लिया है। सही सुन रहे हैं आप। अब आप ये सोच रहे होंगे ये थ्योरी कहां से आई है, इस थ्योरी का कनेक्शन क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये थ्योरी, इन तस्वीरों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि इनकी प्लानिंग कितनी बड़ी थी, ये कितने बड़े स्तर पे काम कर रहे थे। दिल्ली धमाका इसका एक छोटा उदाहरण हो सकता है। अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी मजबूत नहीं रहती दोस्तों, इतने विशेष तरीके से वो काम नहीं करती, तो इनके मंसूबे बहुत खतरनाक थे। इसने अपने पति का मौत का बदला कैसे दिल्ली धमाकों से लिया है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसको पहले समझिए, इस तस्वीर को देखिए, आप पहचान गए होंगे ये मसूद अजहर है। भारत में जितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसमें अक्सर मसूद अजहर का नाम आता है। 1999 में हमने एक कारण से इसे रिहा भी कर दिया था, भारत से पाकिस्तान भेज दिया था। खैर एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये जो लड़की है सादिया, इसकी बहन है और सादिया मसूद अजहर की बहन है। अब मसूद अजहर की बहन सादिया क्यों इस पछड़े में फंसी, वो क्यों ये घटना कर रही है, इसको समझिए। पति के मौत का बदला मैंने शुरुआत में बोला है। कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध की स्थिति थी तो भारत लगातार ऑपरेशन सिंदूर में अपनी तरफ से मिसाइलें छोड़ रहा था, और वही मिसाइल ऐसी जगह पाकिस्तान में जाके गिरती है जहां सादिया के पति अपना एक टेरर ग्रुप बनाकर एक एरिया में काम कर रहा था। और उसके बाद से पूरे पाकिस्तान सहित देश भर में ये खबरें आती है कि मसूद अजहर का बहनोई मारा गया, और वो भी मसूद अजहर की तरह था, वो भी वही काम करता था जो मसूद अजहर करता था। अब उसके बाद से जो मसूद अजहर की बहन सादिया है वो सख्ते में आ गई और अपने पति के मौत का बदला लेने के लिए उसने 2 महीने पहले एक संगठन तैयार किया, मोमिनों का संगठन, कुछ मोमिन संगठन, और उसके बाद से उसमें महिलाओं को जोड़ा, और वही महिलाओं में से एक है शाहीन। और ये वो शाहीन है जिसे कुछ दिन पहले अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके कार से विस्फोटक, बंदूक सहित तमाम चीजें बरामद हुई हैं। इसके मंसूबे इतने खतरनाक थे कि इसने डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा पैनल बना रखा था और उन्हें अलग रास्तों में, आतंकवाद के रास्तों में ले जाने के लिए प्रेरित भी कर रही थी, और महिलाओं को भी जोड़ रखा था। ये मुजम्मिल है, ये इसका बॉयफ्रेंड है, और इसकी चीजों को समझने की कोशिश करिए। इसका पति एक ईमानदार आदमी था, हयात, इसको इसने छोड़ दिया और दूसरे व्यक्ति के साथ ये रहने लगी, और उसके बाद से भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल होने लगी। इन सब तमाम चीजों में शाहीन, सादिया, मसूद अजहर, हयात, मुजम्मिल, इन सब तमाम चीजों के पीछे बहुत सारी थ्योरी है। इन सब थ्योरी को विक्की बताएंगे। विक्की ने इस पे बहुत काम किया है, और अगर इन बाकी चीजों को समझना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। विक्की आप कंटिन्यू कीजिए, इसके आगे बताइए कि इसमें क्या पूरा मामला है, कैसी चीजें इसमें समझ में आई हैं और क्या इसकी और सी इंपॉर्टेंस हो सकती है। जो ये शाहीन आपको दिख रही है तस्वीरों में, इसका ये पति जो है, जो 2012 में इन दोनों का तलाक होता है। 2012 में तलाक होता है। इसके 2 बच्चे हैं, लेकिन जो दोनों बच्चे हैं वो इसके पति हयात के साथ ही रहते हैं। मुजम्मिल का कथित तौर पे जो बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, उसके बाद से ही इसके संपर्क में आया। हो सकता है कि जो शाहीन है वो इसी मुजम्मिल के नाते इन दोनों का तलाक हुआ हो। बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन अभी जो थ्योरी हमारी सहयोगी ने आपको बताई, ये थ्योरी इस समय आग लगा रही है और एक बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रही है कि अगर ये जो लड़की है शादिया, अगर केवल अपने पति के मौत का बदला लेने के लिए भारत में इतना बड़ा विस्फोट करा दी, तो आप सोचिए कि अभी ये सारी चीजें उस तरीके से हुई नहीं थी। ये बहुत हल्का धमाका था। अगर ये धमाका बहुत बड़ा हो सकता था, अगर ये धमाका मल्टी स्टेट अटैक के रूप में तब्दील होता, तो आप सोचिए कि भारत की स्थिति क्या होती। सारी चीजों को परत दर परत समझाने की कोशिश करेंगे और आपको लास्ट में इस बात तक, इस कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे कि ये जो शाहीन नाम की लड़की आपको दिख रही है, जो भारत की है और भारत के साथ गद्दारी कर रही है, इसका कनेक्शन कैसे ये पूरे जैसे मोहम्मद संगठन की बहन है, और ये जो बहन, इसका ये जो जैसे मोहम्मद का ये कमांडर है, इसकी बहन से इसका कैसे पूरा जो कनेक्शन बना, वो कैसे बना। चलिए और जानकारी आपको दिए चलते हैं इसके बारे में, पूरी एक एक कड़ी। दोस्तों मसूद अजहर की बहन से शाहीन का कनेक्शन, दोस्तों 10 नवंबर
नवंबर 2025 को ब्लास्ट हुआ और उसी ब्लास्ट के कुछ देर पहले 10 नवंबर को ही कुछ देर पहले फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का जो बस्ट किया गया और जिसमें तकरीबन 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पाए गए। अब आप सोचिए 2900, इसे जो है इकट्ठा करने में दोस्तों 2 साल के समय लगे। कई सारे रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं कि ये जो इकट्ठा हो रहा था धीरे धीरे छोटा छोटा करके, ये 2 साल से इसी तरीके से इकट्ठा हो रहा था और एक खास जगह पे। और ये जो अभी हुआ है धमाका, ये तो बस एक तरीके से आप समझ लीजिए कि घबरा के वो धमाका हुआ है, लेकिन यही जो साजिश थी वो बहुत बड़ी थी। देश के अलग अलग राज्यों में ये मल्टी स्टेट अटैक का प्लानिंग था, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत सतर्कता दिखाई और कई जगहों से जो गिरफ्तारी की, ऑपरेशन चलाए, उसके बाद कहीं ना कहीं इसको डिमोलाइज किया गया। चलिए और भी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। 2 साल से विस्फोट जुटाने में दोस्तों शाहीन सईद और उसके साथी जो है लगातार काम कर रहे थे। इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पूरे अगर मामले को देखा जाए, दिल्ली ब्लास्ट को जोड़ा जाए और उसके बाद फरीदाबाद टेरर अटैक को देखा जाए, तो इन पूरे मामले में 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर शाहीन सईद, उसके बाद उसका भाई और उसके बाद मोहम्मद उमर, ये तीनों का कनेक्शन दोस्तों आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन तीनों का कनेक्शन जो है वो एक ही मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से था। एक ही मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम था अल फहाल। यही मेडिकल कॉलेज था जहां से इन तीनों का कनेक्शन सामने आया है। इन्हीं तीनों का नहीं बल्कि जो अन्य गिरफ्तार हुए हैं उनका भी कनेक्शन इन्हीं से आसपास था। और जो गाड़ी वहां पे व्हाइट कलर की Hyundai i20 पकड़ाई है, वो तकरीबन 10 से 12 दिन तक उसी यूनिवर्सिटी में थी। अब आपको आगे बताते हैं दोस्तों। जांच में पता चला है कि शाहीन को आतंकी संगठन जो जैसे मोहम्मद है, उसमें महिलाओं को भर्ती करने और ऑपरेशन चलाने का टास्क दिया था और एनआईए ने इसकी पुष्टि की है और दिल्ली पुलिस से ये सोर्सों से ये पता चला है दोस्तों। क्या पता चला है कि जो शाहीन ये लड़की जो गिरफ्तार हुई है, ये जो है इसको फरीदाबाद में महिलाओं को एकत्रित करने, उनका ब्रेन वॉश करने और ऑपरेशन चलाने के लिए इसको टास्क दिया गया था। एनआईए सूत्रों से जैसे मोहम्मद की महिलाओं की विंग जो अभी बनाया गया है हाल ही के महीनों में, तकरीबन 2 महीने हुए होंगे, और जब से ऑपरेशन सिंदूर चला उसके बाद से जैसे मोहम्मद जो ग्रुप था, जो संगठन था, वो बहुत हल्का पड़ गया था। लेकिन अपनी रणनीति को जैसे मोहम्मद का कमांडर बदलता है और अब जो खेल है वो महिलाओं को गिरफ्त में लेके या फिर महिलाओं के इर्द गिर्द करना शुरू करता है। चलिए और समझाते हैं। इस जो जमात उल मोमिनात इसका नाम था, इस संगठन का नाम था, इसमें महिलाओं को, विधवा महिलाओं को और महिलाओं को जोड़ने का काम होता था। और भारत में यह काम कौन कर रहा था? भारत में यह काम शाहीन सईद नाम की महिला कर रही थी। और भी महिलाएं हो सकती हैं जो छुपी रह सकती हैं, लेकिन यह सीधे तौर पे अभी गिरफ्तार हुई है। दोस्तों ये विंग जो है वो 2021 से महिलाओं को रेडिकलाइज करने और भर्ती करने का काम कर रहा था, ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा था, भर्ती करने का काम कर रहा था। 2021 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बन तो पहले गया था, लेकिन सक्रिय जो है वो अभी हाल ही के महीनों में हुआ है। और इसीलिए कुछ दिन पहले मसूद अजहर का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा था, जिसमें मोमिनात का जिक्र करते हुए उसने कहा कि हमारे संगठन में अब मोमिनात भी भर्ती होंगे, महिलाएं भी भर्ती होंगी। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दिए चलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर पूरी टाइमलाइन क्या सेट की गई थी दिल्ली धमाके की। एक एक कड़ी, एक पोस्टर जैसे मोहम्मद का वो पकड़ा जाता है और उसके बाद इतने बड़े साजिश को नाकाम एजेंसी भारत की करती है। चलिए आपको समझाते हैं। दोस्तों फरीदाबाद मॉड्यूल में शाहीन का रोल महिलाओं के नेटवर्क को बिल्ड करना था और इसी के साथ जैसे मोहम्मद के पोस्टर प्रोपेगेंडा को फैलाना था। और यहीं से ये प्रोपेगेंडा जब फैलता है तो यहीं से चीजें गिरफ्त में आती हैं। दोस्तों 19 अक्टूबर का वो दिन था, पोस्टर प्रचार मामले में इरफान अहमद और एक पैरामेडिक गिरफ्तार होता है। 2 लोग गिरफ्तार होते हैं, ये जम्मू कश्मीर से, और यही 2 लोग जो है, एक पोस्टर वायरल होता है और वो पोस्टर जो है वो जैसे मोहम्मद का रहता है, वो प्रोपेगेंडा फैलाने वाला एक पोस्टर रहता है। डॉक्टर को कट्टरपंथी बनाने में इसका पूरा योगदान था। अब आप समझिए, जो ये आप इरफान अहमद नाम के एक शख्स को जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, ये जो तमाम डॉक्टर थे जो फरीदाबाद से पकड़ाए गए हैं, लखनऊ से कुछ पकड़ाए गए हैं, तो ये जो भी लोग थे डॉक्टर, इनका माइंड वॉश कौन किया था?
इसका माइंड वॉश जो है इरफान अहमद किया था। पूछताछ में क्या पता चलता है? पूछताछ में पता चलता है कि जिनके माध्यम से इन लोग बातचीत करते थे वो बहुत एडवांस लेवल का इंक्रिप्टेड संचार प्रणाली का उपयोग ये लोग कर रहे थे। जैसे व्हाट्सएप पे आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में आप सुनते हैं ना, कुछ उसी तरीके का इनका भी एक संचार प्रणाली हुआ करता था। 5 नवंबर पर आ जाइए। 5 नवंबर को पूछताछ होती है। डॉक्टर आदिल राठेर नाम का एक युवक जो सहारनपुर से ट्रेस किया जाता है, पुलिस इसे लेकर श्रीनगर पहुंचती है, वहां पे पूछताछ करती है। फिर आदिल ने अपना गाना गाना शुरू किया। उसने कहा कि बम विस्फोट के बारे में उसने बहुत बड़ी साजिश की है, उसके ग्रुप ने साजिश की है। फरीदाबाद में विस्फोटकों के भंडार का स्थान उसने ही बताया। डॉक्टर मुजबिल शकील और इसके साथ ही डॉक्टर शाहीन शहीदी के बारे में भी उसने अपने पूरे साथियों के बारे में जो जो जानकारी दी। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की पुलिस थी, हरियाणा की पुलिस थी और यूपी के सारी चीजों को इंटर स्टेट करके जिस तरीके से पुलिस ने काम किया वो बहुत बहादुरी वाला था और सारी चीजों को एक तरीके से कह सकते हैं क्लू बनाकर यूज किया गया। 8 नवंबर आता है। बयान के बाद दोस्तों डॉक्टर शकील को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आदिल के पुराने लॉकर से क्या पाया जाता है? AK-47 पाया जाता है। अब AK-47 जब पाया गया तो उसके बाद इसमें जांच और तेजी से शुरू कर दी गई। डॉक्टर शकील ने जानकारी दी कि उमर के बारे में और उसके विस्फोट के बारे में, जहां से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, उसके बारे में जानकारी कौन दिया था? शकील दिया था। फिर शाहीन अफरीदी की गिरफ्तारी होती है उसी जगह से जहां उसके घर से इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद हुआ और उसके बाद उमर के साथियों के साथ घबरा जाता है। कि उमर जो है वो घबरा जाता है कि उसके एक के बाद एक लगातार उनके साथियों की गिरफ्तारी हो रही है। तो उसके बाद वो अचानक से वहां पे किसी तरीके से घबरा कर वो विस्फोट कर देता है। ये दिल्ली में जो विस्फोट तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हुआ 10 तारीख को, उसकी पूरी कहानी थी। अब इस कहानी में शाहीन शहीद जो है, जो लड़की है, वो कैसे बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। और अगर ऐसे लोग भारत में गद्दारी करेंगे तो आप सोचिए कि भारत को तो दुश्मनों, बाहर के दुश्मनों से तो डर नहीं, बल्कि अंदर के जो दुश्मन, जो गद्दार बैठे हैं, उनसे डरने की जरूरत है। जो आपके आसपास है उनसे डरने की जरूरत है। चलिए और चीजें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सबने ये बात जाना, सब देखे कि जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ, 26 से 27 हमारे निर्दोष लोग मारे गए और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है। ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों बड़ी चीजें, बड़ी कामयाबी मिलती है। जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के कैंप पर मिसाइलें दागी जाती हैं, लगातार मिसाइलें दागी जाती हैं। मिसाइलें इस हद तक दागी जाती हैं तो तकरीबन 4 महीने तक लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद के लोग जो है वो बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं। यहां तक कि जैसे मोहम्मद और मसूद अजहर का पूरा परिवार इसमें प्रभावित होता है और उससे जुड़े लोग लगातार धमकियां देते हैं भारत को। अब उसके बाद सुनिए, उसकी बहन जो सादिया थी, सादिया का जो पति था उसी टेरर ग्रुप चला रहा था और उसी समय जब ये बमबारी होती है, मिसाइलें दागी जाती हैं, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। जिंदगी खत्म होने के बाद मसूद अजहर और उसकी बहन सादिया दोनों कसम खाते हैं कि अब भारत में एक बड़ी साजिश रचेंगे, एक बड़ी घटना को अंजाम देंगे। और उसी घटना का परिणाम था दोस्तों कि ये जो घटना होने वाली थी, आप सोचिए कि 2900 किलो अमोनियम विस्फोटक चीजें जो है अगर फटती तो फिर क्या होता भारत का हश्र। ये बड़ी साजिश का हिस्सा था, लेकिन भारत की एजेंसियों ने इसको नाकाम किया। 5 से 6 महीने बाद दोस्तों जैसे मोहम्मद ने रणनीति बदल ली, मसूद ने तुरंत जमाल उल मोमिनात को बनाया और कमान जो है किसको सौंप दी? सादिया को सौंप दी। यह विंग जो है वो विधवा महिलाओं और महिलाओं को टारगेट कर पुरुषों के नुकसान की भरपाई करने की बात करता है। इसी के साथ जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा मल्टी सिटी अटैक का प्लान बना रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। शाहीन का लिंक आप समझिए, ये जो शाहीन आपको दिख रही है ना, बहुत मासूम सी दिख रही थी, वो शाहीन का लिंक कैसे है? सादिया अजहर से लिंक हुआ, उसके बाद जिस तरीके से जैसे मोहम्मद के विंग से उसका लिंक हुआ, भारत में रिक्रूटमेंट वो की, फरीदाबाद मॉड्यूल में उसका नाम आया, दिल्ली ब्लास्ट में उसका नाम आया। ये जैसे मोहम्मद की रिवाइवल स्ट्रेटजी पूरी तरीके से कामयाब कर रही थी, लेकिन भारत की एजेंसियां बहुत सतर्क हैं, इसी वजह से ये काम हो नहीं पाया दोस्तों। अब आपको दोस्तों समझाते हैं कि आखिर जैसे मोहम्मद का इतिहास क्या है, ये संगठन बना कब, कितने देशों में ये बैन है, क्यों बैन है, और आखिर ये जो जैसे मोहम्मद का
कमांडर है, ये इसके साथ आखिर क्या हुआ कि ये भारत था और फिर इसको जो है पाकिस्तान भेज दिया गया। इसके बारे में थोड़ी जानकारी समझिए। स्थापना दोस्तों कब हुई? 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने इसकी स्थापना की। दोस्तों 1999 में एक घटना घटी। तो 1999 में एक हवाई जहाज को जो है, जिसका नंबर था 814 उस एयरलाइंस का नंबर था, उसको कहीं ना कहीं आतंकवादी घेर लिए थे, उसको कैप्चर कर लिए थे और उसके बाद बदले में मसूद अजहर को उन्होंने मांगा और किसी तरीके से गवर्नमेंट जो है उस दौरान किसी कारण से उनको जो है किसी तरीके से मसूद अजहर को फिर से रिहा करना पड़ा, पाकिस्तान भेजना पड़ा। और इसमें आईएसआई भी बहुत ज्यादा समर्थन इस बात को लेकर किया था। अब आप सोचिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है वो काम करते हैं। पहला बड़ा हमला इसने कब किया? 20 अप्रैल 2000 को कश्मीर के एक आर्मी बैरक पर सुसाइड बॉम्बिंग के रूप में इसने किया, जिसमें तकरीबन 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसी के साथ दोस्तों अक्टूबर 2001 में जैसे मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा के पास बम विस्फोट किया, 38 लोग मारे गए। इसके साथ ही दोस्तों 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ, जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। यूएन ने अक्टूबर 2001 में जैसे मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित कर दिया और उसी दौरान दिसंबर में अमेरिका ने 2001 में इसे जैसे मोहम्मद के आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। पाकिस्तान ने जनवरी 2002 में प्रतिबंध लगाया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में खुले तौर पर जैसे मोहम्मद का ये मसूद अजहर जो है वो खुले तौर पे घूमता है और खुले तौर पे रहता है। और तभी तो ये बार बार उसकी धमकियां, ऑडियो क्लिप जो है वायरल होती रहती है। 2014 में अजहर ने भारत और अमेरिका पर हमले की धमकी दी थी। जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी मारे गए। सितंबर में उरी आर्मी ब्रिगेड मुख्यालय पर भी हमला हुआ और उसके बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। आप जानते हैं 19 सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे हमारे। उसके बाद उरी स्ट्राइक भी हुई थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला किया गया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए और जिम्मेदारी किसने ली? जैसे मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली। और अब दिल्ली का यह ब्लास्ट जिसमें उसका नाम आ रहा है। अब आप सोचिए, ये जितने भी भारत में आतंकी गतिविधियां होती हैं, आतंकी हमले होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं घुमा फिराकर जो है लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, इस तरीके के आतंकी संगठनों का जो पाकिस्तान से सीधे तौर पे कनेक्टेड है, उनका नाम आता है। अब इस पर जिस तरीके से भारत के लोग जो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो दुश्मन देश के साथ किस तरीके से कनेक्शन बना रहे हैं, अपने देश की खुफिया चीजों को जो है वो बाहर कर रहे हैं और अपने देश की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहे मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ। अगर ये वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।